हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस। और आज हमारा यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो आज हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इस यूनिट में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पर देखते हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसके अंदर हमारे पास जो टेस्ट आते हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम टी टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जेड टेस्ट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराना अभी बाकी है। जब मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा। एफ टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है ना। और लास्ट में है काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये काई स्क्वायर टेस्ट का क्या है, सिंबल है। तो काई स्क्वायर टेस्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा। और देखिए टी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी मान के चलिए ऑलमोस्ट 100% टी टेस्ट का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर बाई चांस टी टेस्ट का नहीं आया तो फिर जेड टेस्ट का आएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा और एक क्वेश्चन यहां से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन तो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली यहां से कम एक डेफिनेशन आएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। तो काई स्क्वायर टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है इसके अंदर 2 तरह के टेस्ट आते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए ये इसलिए यहां पर बताना जरूरी है क्योंकि आप ऑलरेडी 2 टेस्ट को पढ़ चुके हैं। अब आप काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमें ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये देखें कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो जो 2 टाइप के, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, है ना। तो इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन टी टेस्ट का है, जेड टेस्ट का है या फिर काई स्क्वायर टेस्ट का है। तो वैसे में टी टेस्ट और जेड टेस्ट के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पे जरा ध्यान देना, पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। आपने देखा होगा हमने जितने भी टी टेस्ट या जेड टेस्ट के क्वेश्चन किए वहां पर जनरली आपको क्वेश्चन में नॉर्मल पॉपुलेशन लिखा हुआ मिलता था, नॉर्मल पॉपुलेशन लिखा हुआ वहां पर आपको मिलता था। तो पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहां पर सैंपल को नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया जाता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वहां पर हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो पॉपुलेशन नॉर्मल है, पॉइजन है या कोई और है, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका क्वेश्चन पैरामेट्रिक टेस्ट का है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का है। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट आते हैं, टी टेस्ट जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, टी टेस्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जेड टेस्ट इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एफ टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करूं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देखिए मैंने यहां पर वही लिखा जो हमारे सिलेबस में और भी होते हैं टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट ये हमारे सिलेबस में हर इंपॉर्टेंट है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। अब ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से हैं, एक है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 6 में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 7। बात समझ में आ गई। लेक्चर 5 लेक्चर 6 में ये कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर 7 में ये आपका कंप्लीट होगा। अब हमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, है ना। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या करना होगा आपको।
गिवन डेटा कैन बी फिटेड। देखिए आपके पास जो डेटा गिवन होगा, जो आपके पास क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, आपको उसको फिट करना होगा, है ना। कैन बी मतलब फिट करना हो सकता है, आपको हो सकता है कि वो फिट करना पड़े किसमें, या तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेटा को फिट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। अब आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम अपने डेटा को पॉइजन, बाइनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम सिंपल क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइजन का क्वेश्चन भी करेंगे, बाइनोमियल का क्वेश्चन भी करेंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी करेंगे। अब आपको याद आ रहा होगा ये तीनों टॉपिक आप लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, है ना। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों ही टॉपिक के फॉर्मूले यूज होंगे। तो अगर आप एक बार इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं ना। फिटिंग इज गुड और नॉट इज टेस्ट बाई काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए डेटा हमारा जो फिट हुआ है उसकी जो फिटिंग है वो गुड है या नहीं है, इसको हम टेस्ट करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट से। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम आज क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम डेटा को फिट करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि आपको पॉइजन में करना है, बाइनोमियल में करना है या नॉर्मल में करना है। हम सिंपल फिटिंग वहां पर करेंगे। तो जो हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग इज गुड और नॉट, फिटिंग आपकी गुड है या नहीं है, ये चेक होगा काई स्क्वायर टेस्ट से। किससे चेक होगा? काई स्क्वायर टेस्ट से चेक होगा ना। इन काई स्क्वायर टेस्ट, अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, जरा ध्यान से समझिए इसको। इन काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, जो ये O1 O2 अप टू ON, यानी कि O1 O2 O3 O4 जितना भी आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो O1 O2 O3 ON है, ये एक्चुअल में है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है O1 O2 ON, ये जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। क्या होगी? गिवन इन क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस में गिवन होगी। बात समझ में आ रही है? नाउ E1 E2 E3 एंड EN आर द कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो E1 E2 ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी होगी। इसको आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीका इसको कैलकुलेट करने का, बहुत ही आसानी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कैलकुलेट हो जाती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों का सम अनइक्वल नहीं हो सकता। जितना आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम होगा उतना ही आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी सम होगा। तो ये समेशन का सिंबल है, तो सम क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में जो गिवन होती है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और आपको जो कैलकुलेट करनी होती है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा यहां पर। नाउ कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए एक चीज यहां पर ध्यान से समझिए, काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर भी जैसे टी टेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेप हमारे कितने होते थे? 6 होते थे। यहां पर एक स्टेप कम हो जाएगा, यहां पर 5 स्टेप होंगे। और बिल्कुल जैसे हम टी टेस्ट के क्वेश्चन करते थे वैसे ही हम काई स्क्वायर टेस्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ यहां पर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, करने का तरीका वही होगा, स्टेप भी सारे के सारे आपके वही होंगे जो आपने टी टेस्ट में किए थे। आगे चलते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो है कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को हम कब अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट का यूज आज के लेक्चर में तो नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों पॉइंट के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जरा क्या कहा गया है।
सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। यानी कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होंगी, क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी, चाहे आप उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहें या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहें, तो जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, क्योंकि दोनों ही सम इक्वल होते हैं, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो कम से कम 50 होना चाहिए। यानी कि कम से कम 50 का मतलब ये है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 या उससे ज्यादा होगा, तभी आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा पाएंगे। और ध्यान रखना, आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर सबका सम 50 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आपको काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करना है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सभी क्वेश्चन में सम जो होगा वो 50 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, जब सब में 50 से ज्यादा ही होगा तो सभी जगह में काई स्क्वायर टेस्ट को लगाना है। प्रॉब्लम यहां पर आएगी, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अब देखो, उस पॉइंट में इस पॉइंट में डिफरेंस है। यहां पर कहा गया था कि जो सम होगा फ्रीक्वेंसी का वो 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर कहा गया है कि एक फ्रीक्वेंसी, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी भी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसी भी कॉलम में 5 से कम नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट का मतलब यह है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 5 से कम हो गई तो काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लगेगा। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी, तो क्या हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? क्या हम उसमें काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे? हम उस क्वेश्चन में काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट को लगा देंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? यहां पर नोट करके मैंने लिखा हुआ है, देखिए, इफ एनी आइटम हैज फ्रीक्वेंसी लेस देन 5, अगर किसी आइटम की फ्रीक्वेंसी या किसी कॉलम की फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है, देन इट शुड बी कंबाइंड, तो हम क्या करेंगे? इसको कंबाइन कर देंगे। किसके साथ? देन इट शुड बी कंबाइंड विद नेक्स्ट और प्रीसीडिंग आइटम। इससे पहले जो आ रहा होगा या इसके बाद जो आ रहा होगा, उनमें से किसी के साथ भी हम इसको क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। बाकी कंबाइन करने का तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जहां पर हमें कॉम्बिनेशन करना होगा। प्रीसीडिंग आइटम अंटिल द टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सीड 5, हम जब तक उनको ऐड करते रहेंगे जब तक फ्रीक्वेंसी का सम 5 से ज्यादा ना हो जाए। अब ये जो मैंने आपको यहां पर पॉइंट बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आज के लेक्चर में इनका यूज नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज होगा, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये पॉइंट कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा केवल, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूरा यही रहेगा जो यहां पर बता रहा हूं। एक बार इसको रिवाइज और करा दूंगा आपको, बाकी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का जो आज के लेक्चर का है। नाउ स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन। अब अगर आपको क्वेश्चन को काई स्क्वायर टेस्ट से सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या वर्किंग स्टेप होंगे वो मैं अब आपको बता देता हूं। देखो, जैसे टी टेस्ट में था, टी टेस्ट में हमारे पास टोटल 6 स्टेप होते थे। अगर आपने उन 6 स्टेप को समझ लिया तो आप टी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जेट टेस्ट में भी वही था, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप होते हैं उनको आप एक बार समझ लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन जेट टेस्ट का आ जाए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली काई स्क्वायर टेस्ट के आपको ये यहां पर जो वर्किंग स्टेप है, 5 वर्किंग स्टेप यहां पर हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आप काई स्क्वायर टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले भी यूज होंगे, लेकिन याद रखना नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन भी आज के जैसे ही होंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सेम स्टेप होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। अगर पॉइजन गिवन होगा तो पॉइजन का फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल गिवन होगा तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम वहां पर लगा देंगे। तो चलिए अब एक बार स्टेप को समझ लेते हैं। हालांकि इनमें से कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको पहले से ना आता हो, सब वही स्टेप है जो हमने टी टेस्ट में और जेट टेस्ट में यूज किए थे ना। स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस। यहां पर पहला काम क्या होगा? आपका नल हाइपोथेसिस को सेट करना पड़ेगा आपको। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एक तरह का अजम्पशन होता है जो हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं, और इस अजम्पशन को
हम चेक करते हैं कि ये जो हमने अजम्पशन लिया ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो नल अजम्पशन, नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर सही नहीं होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, H0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर क्या होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब देखो टी टेस्ट में क्या होता था, यहां पर जो लाइन हम लिखते थे वो सभी क्वेश्चन में लाइन फिक्स होती थी। क्या होती थी? फिक्स होती थी, एज इट इज। आप सभी क्वेश्चन में उसी लाइन को लिख सकते थे। यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। हम क्या चेंज कर सकते हैं कि इस लाइन की जगह पर हम वो लाइन लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होगा। तो ये तो और आसान हो गया, क्वेश्चन में से देख के ही तो लिखना है। एक क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है उसी को आप यहां पर लिख देंगे, वही हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्लियर है? बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप सारे क्वेश्चन में ये भी लिख देंगे ना तो भी गलत नहीं होगा आपका, तो भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। स्टेप नंबर 2 देखिए, टी टेस्ट में हम स्टेप नंबर 2 लिखते थे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहां पर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखना यहां पर जरूरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखना कंपलसरी नहीं है, तो उसको हमने छोड़ दिया। नाउ स्टेप नंबर 2, देखो स्टेप नंबर 2 यहां पर वही है जो टी टेस्ट में स्टेप नंबर 3 होता था। वहां पर हम क्या करते थे, टी की वैल्यू फाइंड करते थे। यहां पर हम काई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेट काई स्क्वायर अंडर H0। H0 क्या है, जो आपका नल हाइपोथेसिस है, इस अजम्पशन के अंडर आपको काई स्क्वायर को फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए काई स्क्वायर को फाइंड करने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी शायद आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिए पहले मैं यहां पर बता दूं OI क्या है। तो OI तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। EI एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है, और डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, और जो वैल्यू आएगी उन सबको ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इनको हम टेबल बना के कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हम स्टैटिक्स में करते थे टेबल बना के, वैसे ही हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इसको, और फिर पूरे कॉलम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट में देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में हमारे पास जो हमारे आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर है, दोनों लेक्चर में यही फॉर्मूला यूज होना है ना? तो OI ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, EI एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। अब देखिए आगे स्टेप नंबर 3। तो यहां से आपको काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए तो टी टेस्ट से भी ज्यादा आसान हो गया है ना? उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब देखो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। यहां पर डिग्री, देखिए जेड टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था, लेकिन यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने का यही फॉर्मूला होता है। टी टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल n होते थे और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होते थे? 1। क्योंकि टी टेस्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी के अंदर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट क्या रहते थे? 1। तो आपको याद होगा टी टेस्ट में हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का? n-1, और यहां पर भी हम n-1 को ही अप्लाई करेंगे। लेकिन आगे चल के काई स्क्वायर टेस्ट में हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 1 से ज्यादा हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन में हम इसको करेंगे। लेकिन आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 ही रहेगा ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैक्सिमम क्वेश्चन में, जैसा कि टी टेस्ट में भी होता है, 5% रहता है। तो 5% का मतलब 0.05 है ना? और अगर क्वेश्चन में कभी कभी 1% भी दे देते हैं, कभी कभी 10% भी दे देते हैं, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं कि 1% और 10% दे। आपके पास जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ही होगा। तो देखो अब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी पता चल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता चल गया। तो अब आपका स्टेप नंबर 4 क्या होगा? आप काई स्क्वायर टेबल में जाएंगे। काई स्क्वायर टेबल कहां है आपके पास? चलिए एक बार आपको पहले मैं टेबल दिखा देता हूं। ये हमारे पास काई स्क्वायर टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको यहां से मिलेगा।
है ना। ये वाला जो कॉलम है आपका, इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है। तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है, और जो भी आपको वैल्यू मिलेगी इंटरसेक्शन पे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम टी टेस्ट की तरह, कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से देखेंगे। टेबल देखने का तरीका वही है जो टी टेस्ट में था। टेबल देखने का तरीका केवल जेट टेस्ट का अलग है। तो जेट टेस्ट में टेबल को कैसे चेक करते हैं वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो मेरा अभी हमारा टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। चलिए अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता चल गया। अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.05 पर एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, फॉर द गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगी, है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये कि यहां से जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर की, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। कौन सी होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। और जो टेबल से आप फाइंड करेंगे इसको हम कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। तो ध्यान रखना, कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो आप फाइंड करते हैं फॉर्मूले से वो कैलकुलेटेड, और जो टेबल से लेते हैं वो टेबुलेटेड, है ना। चाहे टी टेस्ट हो, जेट टेस्ट हो या काई स्क्वायर टेस्ट हो, है ना, आपको जो फाइनल डिसीजन लेना है, फाइनल जो आपका कंक्लूजन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है या टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है ना। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारा यहां पर लास्ट स्टेप भी होगा, और स्टेप नंबर 5 यहां पर स्टेप नंबर 5 होगा कंक्लूजन, है ना। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, कंक्लूजन। देखिए क्या निकलेगा इसका, ध्यान दीजिए। तो हम दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके। देखो अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल सिमिलर टी टेस्ट में भी ऐसा ही था, है ना, जेट टेस्ट में भी ऐसा ही था, और काई स्क्वायर टेस्ट में भी ऐसा ही है। और अगर देखिए, अगर ये यहां पर हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर एक्सेप्ट हो गया तो जो अजम्पशन आपने मानी थी वो अजम्पशन ठीक है। क्या माना था आपने, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया था वो नल हाइपोथेसिस करेक्ट है ना। और अगर नल हाइपोथेसिस करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि फिट ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड टू बी गुड, यानी कि हमारा जो डेटा है का जो फिट है वो क्या है, गुड है ना। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है टेबुलेटेड वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट, और अगर ये रिजेक्ट हुआ तो इसका मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस आ रहा है और आपका जो डेटा है वो गुड फिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से वर्किंग स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि टी टेस्ट में और काई स्क्वायर टेस्ट में वर्किंग स्टेप कॉमन ही है, करने का तरीका भी कॉमन है, स्टेप सब सेम है, बस थोड़ा कैलकुलेशन वर्क बदलेगा, फॉर्मूले बदल जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। तो देखो ये यूनिट आपके लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि इस यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर है एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो छोटा सा टॉपिक है और वहां से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो वो भी ऑप्शन में निकल जाएगा। यानी कि अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कर लेते हैं और एसक्यूसी को छोड़ भी देते हैं तो भी आप इस यूनिट के सभी क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये यूनिट बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर 3 टेस्ट आपको पढ़ने हैं और तीनों टेस्ट के क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सबका पैटर्न सेम है। एक बार आपने अगर एक पैटर्न को सीख लिया तो सभी उसी पैटर्न पे चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे और अपना आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट ये बताया काई स्क्वायर टेस्ट का, ये कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा या पूरी तरीके से आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का। देखिए क्या है क्वेश्चन, और डाई इज थ्रोन। अब यहां पर देखिए डाई को थ्रो किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, 276 टाइम। अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है ना, लेकिन यहां पर घबराए नहीं, यहां पर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, और डाई इज थ्रोन 276 टाइम, एक डाई को 276 टाइम्स क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस थ्रो आर गिवन बिलो, और इस थ्रो के जो रिजल्ट है वो नीचे दे रखे हैं। देखो क्या रिजल्ट है, नंबर अपियर्ड ऑन द डाई। भाई जब
276 टाइम डाई को थ्रो किया गया, है ना, तो डाई के ऊपर आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर, ये 6 नंबर होते हैं, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इतने टाइम जब डाई को टॉस किया गया तो 1 जो है वो 40 टाइम आया। कितनी बार आया 1? 40 टाइम्स। तो इसका मतलब 40 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। 2 कितनी बार आया? 32 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 29 टाइम्स। 4 59 टाइम्स आया। 5 57 टाइम्स आया और 6 आया 59 टाइम्स। ये हमारे पास आया जब हमने उसको 276 टाइम्स क्या किया गया? टॉस किया गया। इसका मतलब इन सब का सम 276 होगा। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? ये हमारे पास है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। O1 O2 ON इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये हमेशा कहां पर गिवन होगा? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया कि ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड और नॉट। अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो डाई है जिसको हमने टॉस किया है, क्या ये बायस्ड है या नहीं है। अब बायस्ड डाई का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से पता होगा, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है। भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बायस्ड डाई, अगर आप देखें जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो जब भी डाइज का क्वेश्चन आता था तो जनरली वहां पर क्या लिखा होता था? एन अनबायस्ड डाई, एन अनबायस्ड डाई। हमेशा आपको ये जनरली ये वर्ड मिलेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन में आपको केवल बायस्ड लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए अनबायस्ड डाई का मतलब है कि अनबायस्ड डाई का मतलब है कि जो डाई है उसके 6 जो फेस हैं, हर फेस पे एक ही नंबर है। मतलब कहने का मतलब ये सभी फेसेस पर अलग अलग नंबर है। एक फेस पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, एक पे 5 है, एक पे 6 है। अगर ऐसा है तो वो डाई कैसी होगी? अनबायस्ड होगी। या हम अगर कॉइन की बात करें, अगर कॉइन के एक सरफेस पे टेल है और दूसरे सरफेस पे हेड है तो वो कॉइन कैसा? अनबायस्ड कॉइन है। और अगर बाई चांस कॉइन के दोनों सरफेस पे हम हेड बना दें या दोनों सरफेस पे हम टेल बना दें तो वो अब अनबायस्ड कॉइन नहीं है, वो हो गया बायस्ड कॉइन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉइन के अंदर कोई चेंज करते हैं, भाई नॉर्मल तो क्या होता है? एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई चेंज करते हैं, दोनों तरफ हेड बनवा देते हैं या दोनों तरफ टेल बनवा देते हैं, तो वो हमारा कॉइन हो जाएगा बायस्ड। सिमिलरली अगर हम डाई की अगर हम बात करें, अगर डाई पे हर फेस पे एक नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर होना चाहिए, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं बाई चांस दो फेस पे आप सेम नंबर को प्रिंट करा देते हैं तो वो डाई अब अनबायस्ड नहीं कहलाएगी, वो डाई अब बायस्ड डाई कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से बायस्ड और अनबायस्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भूल गए थे तो, वैसे तो कोई भूला नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, याद होगी सबको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमें यही चेक करना है कि ये डाई बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, हमारे यहां पर नल हाइपोथेसिस क्या होगी। आप लिखने के लिए तो वो भी लिख सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे नल हाइपोथेसिस तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो हम यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लेंगे हम यहां पर? नल हाइपोथेसिस। देखिए सबसे पहले तो यहां पर स्टेप नंबर 1 से हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन हम स्टेप में जाकर ही करेंगे यहां पर। देखिए तो मैं यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर हम चलते हैं और यहां पर पहले हम क्या लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 1 नल हाइपोथेसिस। देखिए नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होनी चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। नल हाइपोथेसिस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, है ना, एच नॉट। तो एच नॉट यहां पर देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टेस्ट करना है कि डाई जो है वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो हम एक काम करेंगे, हम मान के चलेंगे, हम यहां पर मान के चलेंगे कि डाई जो है वो अनबायस्ड है। क्योंकि डाई अनबायस्ड होगी तभी हम सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कंसीडर कर पाएंगे। तो यहां पर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? द डाई इज अनबायस्ड, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द डाई इज एन अनबायस्ड। हमारी डाई कैसी है? अनबायस्ड डाई है, यानी कि नॉट बायस्ड। बात समझ में आ रही है? डाई इज एन अनबायस्ड डाई। अब यहां पर जरा आगे देखो, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया नल हाइपोथेसिस।
द डाई इज एन अनबायस्ड डाई। तो हमारी डाई कैसी है? अनबायस्ड है। अब आगे देखो जरा, स्टेप नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। अब देखिए ये सिंबल थोड़ा सा ध्यान से बनाना है ना, एक्स नहीं होता, एक्स के जैसा जरूर होता है लेकिन ये एक्स नहीं होता, ठीक है ना। काई स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर अंडर द हाइपोथेसिस अंडर एच नॉट। तो मैं अब क्या करूंगा? काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा अंडर द हाइपोथेसिस एच नॉट। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर अंडर एच नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले हम ये सारी वैल्यूज तो हम कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस स्टेप में जाके हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं टेबल। टेबल में आपको क्या करना है? टेबल में यहां पर आप बनाएंगे, कितने कॉलम आप बनाएंगे? देखिए, एक कॉलम में तो आएगा आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक में आएगा आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर एक में दोनों का डिफरेंस आएगा और फिर एक में उनका स्क्वायर आएगा। तो यहां पर मैं 4 कॉलम की एक टेबल बना लेता हूं। कितने कॉलम बनाएंगे टेबल में? 4 कॉलम बनाएंगे टेबल में। ध्यान दीजिएगा, 4 कॉलम की मैं यहां पर एक टेबल बनाने जा रहा हूं। तो यहां पर एक में हमारे पास आएगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक में आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, और एक कॉलम में दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और लास्ट वाले कॉलम में डिफरेंस का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए यहां पर लिख लेंगे हम कौन कौन से फ्रीक्वेंसी है और यहां पर लास्ट में इनका कर लेंगे सम। देखिए टेबल बनके तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है? इस टेबल में केवल वैल्यूज को लिखना। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। वाई का मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई। देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर अंडर द हाइपोथेसिस एच नॉट। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैं लिखूंगा। तो देखिए यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 40, उसके बाद 32, 29, 29, 6 है ना टोटल, थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा। 40, 32, 29, 59 के बाद 57 एंड देन 59। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो अब आपको पहले निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखिए ये जो डेटा है हमारे पास, ये सिंपल डेटा है। क्या ये? सिंपल डेटा है। यहां पर आपको कोई रेशियो नहीं दिया गया। जहां पर रेशियो गिवन होता है वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने का मेथड बदल जाता है। यहां पर हमारे पास कैसा डेटा है? सिंपल डेटा है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना होगा, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला मैंने स्टेप में नहीं लिखा था, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ डेटा, जितना भी आपके पास डेटा गिवन है। तो यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सम करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका सम निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसका सम कितना आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देख लेते हैं कितना आ रहा है। ध्यान दीजिए, ऐड करते हैं 40 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 59 प्लस
57 प्लस 59, ये आपके पास आ रहा है 276, 276। और वैसे इसको ऐड नहीं करना था क्योंकि ये 276 तो हमें पहले से गिवन है। अपन कितना डेटा है 6 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 276 डिवाइडेड बाय 6, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास 46 आ रही है। तो यहां पर सभी जगह पर 46 लिख देंगे। तो ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में आ गई। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आपको कैसे फाइंड करना है ये अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालना बहुत आसान है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम करो और जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उतने नंबर से डिवाइड कर दो, तो आसानी से आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी आ जाएगी। हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन होगा, जहां पर आपको रेशियो गिवन होगा वहां पर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का मेथड बदल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। आज हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सब अलग अलग आएंगे। अगर डेटा सिंपल होगा तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारी की सारी सेम होंगी। और देखिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 276, कितना सम आ रहा है 276। तो मेरे ख्याल से आपको ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम भी 276 ही होगा। तो सिंपल सी बात है, इन सबको ऐड करोगे 276 ही आ जाएगा, है ना। चलिए, तो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम निकालते हैं हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए OI माइनस EI चाहिए। तो OI माइनस EI फाइंड करते हैं। कैसे आएगा 40 में से 46 को माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 46 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा। 32 में से 46 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 माइनस का। 29 में से 46 को माइनस करिए तो ये आपका माइनस का 17 आएगा। 59 में से 46 को माइनस करेंगे तो ये आपका 13 आएगा। और 57 में से 46 माइनस करेंगे तो ये आपका 11 आएगा। और लास्ट में 59 में से 46 को माइनस करेंगे तो आपका अगेन 13 आ जाए। अब लास्ट स्टेप में देखिए क्या करना है। लास्ट स्टेप में आपको OI माइनस EI का होल स्क्वायर फाइंड करना है। मतलब इस कॉलम का स्क्वायर कर दो, इधर आ जाएगा। तो 6 का -6 का, देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, -14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169, 11 का होता है 121, 13 का होता है 169। इस पूरे कॉलम को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे कॉलम को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर। और इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो 36 प्लस 196 प्लस 289 प्लस 169 प्लस 121 प्लस 169, ये आपका आ रहा है 980। तो ये हमारे पास आ गया। अब जरा देखो हमारे पास समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर आ चुका 980। कितना आ चुका 980। अब हम वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास समेशन ऑफ OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI। तो इस फॉर्मूले को अब लगाते हैं और हम यहां पर का स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमें यहां पर का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। ये सिंबल थोड़ा सा आप लोग सही से बनाना, मेरा उतना सही नहीं बन पा रहा है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था, समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ये हमारे पास था, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। अब यहां पर जरा ध्यान देना, क्या हमेशा ऐसे लिख सकते हैं? तो हमेशा नहीं लिख सकते। देखिए कब लिख सकते हैं, जब आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, अगर यहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब कॉमन है, अगर कॉमन है तो आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर ये कॉमन नहीं होगी, आगे चल के हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर ये वैल्यू अलग अलग होंगी, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में इसी टेबल के अंदर हम एक कॉलम और बना लेंगे और उस कॉलम में क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करके वहां पर सारी वैल्यूज लिख लेंगे और फाइनली उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिलहाल तो मैं, क्योंकि यहां पर सारी वैल्यू सेम है, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका काम कम हो जाए, है ना, देखो यहां पर एक तरीका और भी है कि आप इसमें एक कॉलम और बनाए आगे, और एक कॉलम और बनाने के बाद आप इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड कर दें और यहां पर सारी वैल्यू लिख लें, फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें। तो अगर आप ऐड कर लेंगे ना, तो वहां से आपको डायरेक्ट काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला तो टेबल में ही लगा दिया। बात समझ में आ रही है ना? फॉर्मूला आपने टेबल में ही लगा दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉइंट में आएंगी, फिर आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक कॉलम और नहीं बनाया। जहां पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी वहां पर मैं एक कॉलम और बनाऊंगा, क्योंकि वहां पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर, तो यहां पर अब मैं इस वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर कितना था? ये था 980 डिवाइडेड बाई ई आई। ई आई की वैल्यू कितनी है? 46 है। तो 46 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको 46 से डिवाइड करेंगे तो 980 को डिवाइड करेंगे 46 से, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 29.30। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी काई स्क्वायर की, काई स्क्वायर इज इक्वल टू 21.30 है ना, इतना ही लिख लेते हैं 29.30। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कौन सी वैल्यू हुई? ये हमारी हुई कैलकुलेटेड वैल्यू। काई स्क्वायर की कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मेरे ख्याल से काई स्क्वायर को की वैल्यू को कैसे आपको कैलकुलेट करना है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा हो गया, कैलकुलेशन भी हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये तो सबसे आसान स्टेप होता है ना। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर होगा आपके पास n-1, क्योंकि यहां पर एक ही कंस्टेंट है, और वो भी कंस्टेंट क्या है कि आपके पास जो सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इक्वल होगा। तो जितना भी डेटा यहां पर आपको दिया उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो n हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस 1 यानी कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है 5। नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है हमारे पास अल्फा, और अल्फा यहां पर सीधी सी बात है 5% होगा, और 5% का मतलब है 0.05 हो। ना लास्ट स्टेप, अब आपके पास क्या बचा? लास्ट स्टेप बचा है, और लास्ट स्टेप क्या है आपको अच्छे से मालूम है ना। लास्ट स्टेप आपका होगा, आपको टेबल से वैल्यू देखनी है काई की, है ना। तो यहां पर ना फ्रॉम काई स्क्वायर टेस्ट टेबल। तो अब आप टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? आप वैल्यू फाइंड करेंगे काई स्क्वायर की 0.05 पर। अब चलते हैं टेबल में, और टेबल में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए टेबल मेरे पास ये रही। अब जरा ध्यान दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 5। तो देखिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहा,
दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हमारे पास है 5। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चलेंगे, कहां पर चलेंगे? 0.05 पर। 0.05, ये थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है ना, तो ये यहां पर आएगा। हाँ, ये होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो ये 5 के सामने आपके पास ये आएगा 11.070, है ना, 11.707, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? तो 11.070 ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है, 11.070। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो 11.070 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है काई स्क्वायर की। और ये कौन सी वैल्यू है? ये टेबुलेटेड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो देखिए कैलकुलेटेड भी आ चुकी, टेबुलेटेड भी आ चुकी। अब हमारे पास बचता लास्ट स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। तो अगर मैं यहां पर कंक्लूजन को लिख देता हूं, आ जाएगा, इसी में कर लेते हैं कंप्लीट, है ना, इसी स्लाइड में हमारे पास कंक्लूजन भी आ जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, और लास्ट स्टेप हमारा होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को इधर ही लिख देता हूं मैं, कंक्लूजन। ध्यान दीजिए कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन के लिए सबसे पहले हम, ये हमारी कौन सी वैल्यू थी? ये हमारी थी कैलकुलेटेड वैल्यू, कितनी आ रही है? 21.30 आ रही है। दूसरी वैल्यू हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू, और ये हमारे पास है 11.070। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, सिंस जो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ग्रेटर देन, क्या है? ज्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से। देखिए इससे ज्यादा है 0.05 पे जो हमने वैल्यू निकाली है। देयरफॉर जो हमारा नल हाइपोथेसिस था H0 इज रिजेक्टेड, यानी कि यहां पर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया है। देखिए हमेशा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, चाहे वो टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो या काई स्क्वायर टेस्ट हो। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? रिजेक्ट होगा, यानी कि हमने जो अजम्पशन माना था वो गलत है, आंसर उसके अपोजिट आ रहा है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं hence given die is biased, hence given die is a biased die, मतलब वो बायस्ड डाई है, अनबायस्ड डाई नहीं है। जबकि हमने अजम्पशन क्या माना था? हमने अजम्पशन माना था कि जो डाई है वो अनबायस्ड है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि डाई अनबायस्ड नहीं है। मतलब हमने जो अजम्पशन माना था, हमारा अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर जो हमने माना था वो नहीं आ रहा है, आंसर उसका अपोजिट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देना, आपको सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी है। फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन एन इंडस्ट्री। मतलब यहां पर क्या दे रखा है? द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यहां पर आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिए गए हैं, तो हमारा नंबर ऑफ एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। दैट टुक प्लेस इन इंडस्ट्री, दैट टुक प्लेस इन एन इंडस्ट्री, जो कि किसी इंडस्ट्री में होते हैं, ड्यूरिंग वेरियस डेज ऑफ वीक, वीक के अलग अलग दिनों में। नाउ टेस्ट इफ एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। तो हमें ये टेस्ट करना है कि जो एक्सीडेंट्स हैं क्या वो वीक के जो हमारे डेज होते हैं उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर अजम्पशन क्या हो जाएगा? जो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेंगे कि एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। और अगर ये नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया
अगर एक्सेप्ट हो गया तो हम कह देंगे कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, और अगर रिजेक्ट हो गया तो हम कह देंगे कि एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। मतलब जो आपसे पूछा गया है ना वही आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते थे यहाँ पर लास्ट में जाकर के, यहाँ पर एक लाइन और ऐड आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं मैं लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं। यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब सीधी सी बात है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा स्टेप नंबर 1 में हमें क्या लिखना है, नल हाइपोथेसिस, है ना। तो स्टेप नंबर 1 हमारा नल हाइपोथेसिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, और यहां पर हमारे पास जो एच नॉट है, देखिए फिर से मैं अगेन एक बार और बता देता हूं आपको कि आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं यहां पर वो लिखूंगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, तो हम यहां पर यही अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली distributed over the week। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहला तो हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ chi स्क्वायर अंडर एच नॉट। अब देखो अगेन यहां पर देखो इसमें क्या दिया गया है कि जो मंडे को कितने एक्सीडेंट होते हैं, 14 एक्सीडेंट होते हैं, ट्यूसडे को 18 होते हैं, वेडनेसडे को 12 होते हैं, थर्सडे को 11 होते हैं, फ्राइडे को 15 होते हैं, और सैटरडे को 14 होते हैं। तो यहां पर आपको कितने डेज दिए गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके पास यहां पर मैंने जिसको सर्कल किया है, ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जाना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो टेबल में हम क्या करेंगे, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी है, और यहां पर भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये सिंपल डेटा है, तो यहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ डेज होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम फिर से टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए। तो मैं यहां पर 4 कॉलम की एक टेबल बना लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक 4 कॉलम की टेबल बनाने जा रहा हूं। ये हमारे पास हो जाएगी एक टेबल जिसमें मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। कॉलम नंबर 1, ये हमारा हो जाएगा कॉलम नंबर, ठीक है, और एक मिनट, ऐसा इतना बनाते हैं। चलिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, और यहां पर बना लेते हैं कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। ये 4 कॉलम हमारे पास आ गए। ठीक, एक ऊपर रो बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि डेटा क्या है, और नीचे एक रो हम बना लेते हैं सम के लिए। इसके लिए सम के लिए एक रो बना लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, पहले कॉलम में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरे कॉलम में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम में ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाले में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? देखिए ये तो फिक्स है, ये आपको करना ही है सभी क्वेश्चन में।
यहाँ पर भी इस तरह का डेटा आपको गिवन होगा। अब आगे देखो, अब यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को मैं लिखूंगा, तो यहां पर मेरे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 14, 18, 12, 11, 15, 14, 1 2 3 4 5 6। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब यहां पर पहले मुझे इस कॉलम का क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो चलिए इस कॉलम का एडिशन मैं कर लेता हूं, समेशन ओ आई, कितनी वैल्यू आएगी ये, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14, 84। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है, 84। चलिए डिवाइडेड बाय 6, तो 84 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से तो ये आपका आ जाएगा 14, है ना, कितना आ जाएगा 14। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाती है 14। तो सभी इक्वल होंगी, 14 14 14 14 और ये भी 14 और लास्ट में भी 14। ना ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 14 में से 14 को माइनस करेंगे 0, 18 में से 14 को माइनस करेंगे 4, 12 में से 14 को माइनस करेंगे -2, 11 में से 14 माइनस करेंगे -3, यहां पर 1 आ जाएगा, 14 15 माइनस 14 और ये अगेन 0 आ जाएगा। यहां पर करना सब का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, दैट इज 16 होगा, -2 का 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपके पास, और ये 1 और लास्ट में फिर 0। इनको ऐड करते हैं तो ये 20 29 30, तो ये सम हमारे पास आ जाता है 30। तो समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 30। कितना आ गया 30, ये कितना था 84। तो मेरे ख्याल से अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट बचा होगा तो यहां पर मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना है, एक्सपेक्टेड का एक बनाना है, फिर डिफरेंस का एक बनाना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर हो गया। ऐसा आपको तब करना जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारी इक्वल हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होंगी, तो वहां पर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपके पास यहां पर समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और आप जानते हैं जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर प्लस ई आई। देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर भी समेशन क्यों नहीं लगाया, है ना। तो यहां पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर समेशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर आप इस कॉलम को ओ आई माइनस ई आई को अगर आप ई आई से डिवाइड कर देते हैं और एक कॉलम और बनाते हैं तो आप ऐड करके देखना आपका आंसर वही आएगा जो आंसर आपका इस फॉर्मूले से आएगा। क्योंकि अगर आपने इसको ऐड, देखिए डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, आप देखा होगा जब आप किसी फ्रैक्शन को अगर मान लीजिए ऊपर 4 नंबर लिखे नीचे 1 नंबर लिखा है तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सब जगह सेम नंबर लिखते हैं, न्यूमरेटर ही तो अलग अलग हो जाता है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर हाँ 30, तो ये तो हमारे पास आ गया 30। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, सब इक्वल है 14 के, तो डिवाइडेड बाय 14। तो 30 को अगर आप 14 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर देखिए एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाता है 30 डिवाइडेड बाय 14, 2 पॉइंट देखिए यहां पर हमारा आंसर आएगा 2.1428 ये हमारे पास आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम जाएंगे टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने।
तो टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं n-1 यहां पर भी होगा, n-1, और n हमारे पास कितना है 6, अगेन 6-1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास फिर से 5 आ गई। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ चुका, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम अल्फा कहते हैं, है ना। तो अल्फा कितना होता है, अल्फा हमारे पास यहां पर होगा 5%, 5% का मतलब है 0.05। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 4, दैट इज फ्रॉम काई स्क्वायर टेस्ट टेबल। अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में जाकर के हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टेबल में। तो देखिए टेबल में ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, टेबल से ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी उसको देखते हैं, है ना, 0.05। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो ये सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, सिमिलर लास्ट क्वेश्चन के जैसा। इसका मतलब वही वैल्यू आएगी जो लास्ट में आई थी। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई थी 11.070। टेबल देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देखनी है तो मैं लास्ट वाली टेबल ही दिखा देता हूं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है मतलब 0.05, तो वैल्यू आएगी 11.070। तो सिमिलर वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई कौन सी वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू, दिस इज द टेबुलेटेड वैल्यू। इससे पहले कौन सी थी, कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब हमारे पास बचता लास्ट स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। तो मैं कंक्लूजन अगेन यहां पर थोड़ा स्पेस बचा है, यही लिख देता हूं, है ना, कंक्लूजन। इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं और इसको एक काम करता हूं, नीचे लिख देता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, n-1 मतलब 6-1, 6-1 मतलब 1, आपके पास आ गया 5। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की, जो कैलकुलेटेड वैल्यू, आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेटेड, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.1428। और जो टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू मतलब 0.05 पर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 11.070। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं सिंस जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कम है किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो देयरफॉर H0 हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमने जो माना था वो करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब हमने क्या अजम्पशन लिया था भाई, स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन लिया था कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस accidents are uniformly distributed over the week। और क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आप चाहे तो यहां पर भी फिर से एक लाइन को ऐड कर सकते हैं। क्या लाइन है वो लाइन है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम थे, डेटा सिर्फ अलग था, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं था। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन पी ब्रीडिंग
द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन। यहाँ पर देखो सीड्स की जो फ्रीक्वेंसी वो आपको दी गई है, जैसे राउंड एंड येलो सीड्स 315, रिंकल एंड येलो 115। मतलब यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है। कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है टोटल है सबका? 1 2 3 4। तो 4 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4, केवल 4। तो यहां पर आपको क्या कहा गया कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी ब्रीडिंग, पी ब्रीडिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ये फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो रही है सीड्स के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे आप ध्यान देंगे, केवल 4 ही फ्रीक्वेंसी है। आगे देखो चेंज कहां आया। थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन। देखो फ्रीक्वेंसी इस प्रोपोर्शन में है, फ्रीक्वेंसी इस प्रोपोर्शन में, ये एक्चुअली में प्रोपोर्शन नहीं लिखा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये तो रेशियो लिखा हुआ है। प्रोपोर्शन में क्या होगा आपको मालूम है, यहां पर एक डबल डॉट आएगा, है ना, इस तरह से मालूम है ना प्रोपोर्शन। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 9:3:3:1, तो ये कहलाता है रेशियो। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 9:3 और यहां पर हम डबल डॉट लगाते हैं, ये होता है प्रोपोर्शन। तो कहीं किसी क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन होगा, किसी में आपको प्रोपोर्शन गिवन होगा। चाहे आपको रेशियो लिखा हो क्वेश्चन में या प्रोपोर्शन लिखा हो, करने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ये डेटा प्रोपोर्शन में दिया हो या रेशियो में दिया हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शन में दिया है, और मैंने एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया होगा, वहां पर ये डेटा आपको रेशियो में गिवन होगा। देखो कहां पर है, कौन सा क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन कहां गया, हाँ ये रहा, 9:3:3:1। देखो रेशियो सेम है, तो ये रेशियो है और वो प्रोपोर्शन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो हो या प्रोपोर्शन हो, आपको क्वेश्चन करने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो चलिए, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन डीपीपी में दिए, ये देखो डाई वाला, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बट डेटा चेंज है। ये डिमांड वाला है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डे वाला अभी किया, मंडे ट्यूसडे वाला, बस केवल डेटा डिफरेंट है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और जो हम अभी करने वाले ये उसके जैसा है। तो 3 क्वेश्चन मैं एक जैसे आपको करा रहा हूं, मतलब 3 जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उन्हीं के जैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस, है ना, नल हाइपोथेसिस। देखिए चाहे तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन पहले कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पहले नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था। हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेप में ही करेंगे। नल हाइपोथेसिस टी टेस्ट में हम पहले कर लेते थे, नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वहां पर हमें कुछ डेटा गिवन होता था, कुछ गिवन नहीं होता था। तो जो हमें गिवन होता था उसकी हेल्प से जो गिवन नहीं होता था उसको फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डेटा गिवन नहीं, यहाँ पर हमें सब कुछ फाइंड करना है, तो इसलिए हम स्टेप में ही करेंगे। एच नॉट, और एच नॉट हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, एच नॉट। देखिए यहां पर क्या गया, थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन, एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअल में हमें ये देखना है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में क्या कोई डिफरेंस है ना। तो एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर अजम्पशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये हमारे पास अजम्पशन हो जाएगा द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो लेकिन यहां से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, देखिए हम यहां पर मान लेते हैं कि जो हमारा थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल है, देखिए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो हमारा डेटा है वो क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। बात समझ में आ रही, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ऐसी एक लाइन हमने यहां पर लिखी होगी इस वाले क्वेश्चन में, देखो जरा, डज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी। ये देखो यहां पर सही तरीके से लिखा गया, डज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट थ्योरी। क्या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है क्या वो थ्योरी के रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप यहां पर भी अजम्पशन बना सकते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरेटिकल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सपोर्ट्स थ्योरी। एक मिनट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट थ्योरी, थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं क्योंकि हमें टेबल भी बनानी है।
है ना। हमें क्या करना है, टेबल भी बनानी है, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सपोर्ट थ्योरी। बोलो बात समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और ये जो हमारा हमने एज्यूम किया नल हाइपोथेसिस, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो हम लास्ट में लिख देंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स थ्योरी। और अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो हम लिख देंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डज नॉट सपोर्ट थ्योरी। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, या आप चाहें तो यहां पर वो लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप नंबर 1 हुआ हमारा। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर अंडर एच नॉट, है ना। एच नॉट के अंदर हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर को फाइंड करेंगे। अब देखिए जरा कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पर ध्यान देना। देखिए, अब यहां पर मैं बनाऊंगा टेबल, लेकिन इस टेबल में हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे 5। क्या होंगे, कॉलम बनाएंगे हम इसमें 5। क्यों बनाएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सब में अलग अलग होगी। देखिए, जहां पर भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन दिया होगा वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आएगी। चलिए देखिए जरा, तो यहां पर पहले मैं टेबल बना लेता हूं एक 5 कॉलम की, 5 कॉलम की एक टेबल यहां पर हम बना लेते हैं। ये लीजिए, है ना, 5 कॉलम मुझे इसमें बनाने हैं, तो 1 और 2, है ना, और यहाँ पर ये 3 एंड 4 और लास्ट में 5 बच जाएगा। ठीक, एक ऊपर रो बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, और एक नीचे रो बना लेते हैं जिसमें हम सम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, हमें फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहले मैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को लिख लेता हूं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 315, उसके बाद 101, उसके बाद 108, और लास्ट में आपको दिया 32, है ना। 101, 108। देखो एक चीज और ध्यान देना, मैंने आपको जो डीपीपी में क्वेश्चन दिया है उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं। यहां पर तो आपको डेटा ये जो फ्रीक्वेंसी थी टेबल के फॉर्म में दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन एन एक्सपेरिमेंट विद, ये तो सम है, जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो ऐसे लिख के दी गई है, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। यहां पर भी आपके पास टोटल 4 ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, तो कोई अंतर नहीं है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, केवल आपको जो फ्रीक्वेंसी है ना वो टेबल में ना दे करके डायरेक्ट लिख के दे दी गई है। चलिए वापस आ गया मैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम यहां पर डायरेक्टली गिवन है, लिख के दिया आपको 556। चलिए अब आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी। अब यहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ऐसे फाइंड नहीं करेंगे जैसे आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन में किया। देखिए ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का आपको सम दिया गया है, अब यहां पर रेशियो आपको दिया गया, क्या दिया गया, रेशियो। आप लोग को याद करिए जब आप रेशियो का यूज करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी आपने पढ़ा है, और रेशियो का यूज आप लोग क्लास 7 से लेकर के 12 तक करते आए हैं, है ना। बीटेक फर्स्ट ईयर में भी 2-4 जगह पर आपने जरूर किया होगा। अब यहां पर जरा समझिए इस बात को, देखिए ये रेशियो हमें दिया गया है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारी द थ्योरी प्रेडिक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन, फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या है, प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब देखिए यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो E1 होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी वो E2 होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी वो E3 होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी वो E4 होगी। बहुत सिंपल है निकालना। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर E1 को निकालूं, E1 देखो सीधी सी बात है, E1 को जब आप निकालेंगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम आपको मालूम है और रेशियो आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। देखो इन
रेशियो का पहले सम करो, कितना हुआ 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16, इसका सम आ रहा है 16। तो आप क्या करेंगे, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होगी वो 9/16 इंटू सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 556, तो आप यहां पर 556 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये E1 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी फाइंड कर लेते हैं। तो 556 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइडेड बाई 16, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 312.75। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी रेशियो में अगर आपको फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप पहले उसका सम कर लो, फिर उसके बाद 9 अपॉन टोटल। अब अगर आपको E2 चाहिए, ये तो हमारे पास E1 आ गया। E1 कितना आ गया 312.75। अब हमें E2 फाइंड करना है, तो E2 के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। E2 देखिए जरा, सेकेंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा रेशियो हमारा क्या 3, तो 3/16 कर देंगे। 3/16, तो 3/16 इंटू 556, इतना ही था टोटल 556। अब आपको क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से, 556 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना है 16 से, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 104.25 ये आ गया हमारे पास E2। ना अब निकालेंगे E3। अगर आप E3 को ध्यान से देखेंगे तो E3 आएगा इस वाले 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अगेन 3 है तो अगेन 3/16 हो जाएगा। 3/16 इंटू 556, और क्योंकि देखो सेम आ रहा है एग्जैक्टली तो आंसर भी सेम आएगा 104.25। E4 भी निकाल लेते हैं साथ साथ। E4 देखिए, E4 में क्या है, लास्ट में 1 है तो 1/16, तो यहां पर 1/16 कर देंगे और 556 कर देंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी 556 डिवाइडेड बाई 16, तो 34.75। अगर आप सारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, अब मैं इनको लिख लेता हूं। तो E2 देखिए कितना है, E2 हमारे पास आ रहा है 104.25, 104.25 और E3 भी इतना ही है, सेम है 104.25 और E4 कितना है, E4 34.75, 34.75। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो अगेन आपको 556 ही मिलेगा, यानी कि सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 556 होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कंडीशन थी वो सब फुलफिल होती है यहाँ पर, है ना। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर ही है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे OI माइनस EI। कुछ नहीं करना आपको, इसमें से इसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है इसमें से, अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेटर में नंबर बार बार मैं एंटर करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो यहां पर ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये तो बहुत ही सिंपल है ना। 2.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा 2.25। सिमिलरली यहां पर आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा 3 है ना, ये आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस कर लेते हैं। 104 में से अगर आप माइनस 101 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस में 3.25, माइनस में 3.25। 104 में से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 3.75 आएगा, 3.75 है ना। और 32 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2.75 आ जाएगा। और अब आपको करना है इनका स्क्वायर, OI माइनस EI का होल स्क्वायर, यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्वायर करिए और देखिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्क्वायर हो गया होगा सबका, है ना। देखिए मैं लिख देता हूं आंसर कितना आ रहा है। तो यहां पर जब आप 2.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5.0625। जब आप 3.25 का स्क्वायर करेंगे
तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.5625। और जब आप 3.75 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 14.0625। और उसके बाद लास्ट में जब आप 2.75 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 7.5625। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब हमें अभी इसका सम नहीं करना है ना, इसका सम हमें नहीं करना है, क्योंकि इस बार हम वो फॉर्मूला जैसे हम लास्ट में करते थे ना, यहां पर देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट कर लेते थे, तो इसका स्क्वायर अपन इससे डिवाइड कर देते। अब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो तभी पॉसिबल था जब EI की वैल्यू सारे कॉलम में सेम थी, लेकिन इस बार हमारी EI की वैल्यू अलग अलग है। इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते, इस बार EI की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इस बार क्या करना होगा आपको इस बार OI माइनस EI का जो होल स्क्वायर है इसको डिवाइड कर देंगे EI से, और उसके बाद इसका समेशन लेंगे। तो जो समेशन आएगा वो डायरेक्ट आंसर ही होगा, काई स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, डायरेक्ट हमें काई स्क्वायर की वैल्यू ही मिल जाएगी EI। मतलब आपको इस कॉलम को इस कॉलम से, देखिए इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करना है और इस कॉलम में लिखना है। तो मैं यहां पर सारी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। आप इनको डिवाइड करके लिख देंगे कैलकुलेटर में, इसको इससे डिवाइड करिए, फिर इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए। तो ऐसे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेंगी, पॉइंट में वैल्यूज आएंगी छोटी छोटी, 0.016187। सेकेंड वैल्यू आपके पास आएगी 0.0101319। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी 0.134892। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 0.217217 आप चाहें तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 डिजिट जरूर लिखना है, ठीक है ना। आप इसको 016 लिख सकते हैं, इसको आप 0101 लिख सकते हैं, इसको आप 0134 लिख सकते हैं, इसको 0.217 भी लिख सकते हैं। आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहे तो राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अब आप इस पूरे कॉलम को जब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, पूरे कॉलम को ऐड अगर आप करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI की वैल्यू। अब मेरे ख्याल से स्पेस थोड़ा कम रह गया यहाँ पर, है ना, स्पेस क्या रह गया, कम रह गया। तो ये वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आपके पास आएगी, चलिए इसको मैं आगे लिख दूंगा, है ना। ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी। देख अब आप देखो, और ये जो यहां पर मैंने लिखा है यही तो काई स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारे पास जो काई स्क्वायर आएगा, काई स्क्वायर क्या होता है, समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI, और यही तो यहां से मिलेगा हमें। और जब आप इस पूरे कॉलम को ऐड करोगे, है ना, इस पूरे कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं यहां लिख देता हूं। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी काई स्क्वायर की, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू होगी 0.470024। सबको ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा, एंड दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। और कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने के बाद अब हम अपने जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, और नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, अब यहां पर ध्यान देंगे। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पर, और तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप यहां पर, आपने यहां पर देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1, n कितना है यहाँ पर 4 है, 4 - 1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है 3। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब ध्यान दीजिएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि यहाँ पर अल्फा की बात हो रही है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो इसका मतलब अल्फा 5% ही होगा। तो अल्फा हो जाएगा 5%, और 5% का मतलब है 0.05, है ना। अब हमारे पास स्टेप नंबर 4, नाउ फ्रॉम काई स्क्वायर टेस्ट टेबल
और टेबल में जाकर के हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, काई स्क्वायर 0.05 की, जिसको हम टेबुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। और जब हम टेबल में जाएंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3 है, चलिए टेबल में चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 3, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू को चेक करना है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो ये 7 पॉइंट ये वैल्यू आएगी हमारे पास। थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो ये देखो, उधर से थर्ड नंबर पे, इधर से भी थर्ड नंबर पे, तो आप ध्यान दीजिए ये वैल्यू आपको मिलेगी ना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि सही से ये स्क्रीनशॉट नहीं आया है, तो 7.815 7.185। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम है, टेबुलेटेड वैल्यू काफी ज्यादा है। मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप पर चलेंगे और लास्ट स्टेप होगा हमारा कंक्लूजन। तो अब देखिए कंक्लूजन, यहां पर हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो अब यहां पर कंक्लूजन जब हम लिखेंगे तो पहले हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कैलकुलेटेड, और ये वैल्यू थी हमारी 0.0024 ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी, है ना। और जो दूसरी वैल्यू थी हमारी टेबुलेटेड वैल्यू जिसको हमने 0.05 पे निकाला था। चलिए मैं यहाँ पर टेबुलेटेड लिख देता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 7.185, इतना ही है, बिल्कुल। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिंस जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है टेबुलेटेड वैल्यू से, देयरफॉर null hypothesis H0 is accepted। और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो हम कह सकते हैं hence experimental results supports theoretical result। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने आज आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए। एक तरह से देखा जाए तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कौन कौन से 2 टाइप, एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया वो एकदम सिंपल डेटा के क्वेश्चन थे, जहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल आती है, वहां कोई रेशियो या कोई प्रोपोर्शन आपको गिवन नहीं था। थर्ड क्वेश्चन जहां पर हमें रेशियो या प्रोपोर्शन गिवन होता है, वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारी डिफरेंट आती है, तो ये भी हमने कर लिया। अब इसी टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ फिटनेस ऑफ गुड में अभी हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, जहां पर हम अपने डेटा को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करेंगे। यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में आपके टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आज कवर किए, 3 टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आप आएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जब आप देखेंगे तो आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको बस हल्का सा 2 मिनट के लिए रिवाइज आपको करा दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज का लेक्चर पढ़ के आएंगे, अच्छे से इसको क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये 3 डीपीपी के क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनको आप अपने आप सॉल्व करें, इनको प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल आप इनको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।